कतारें सांसों की। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बताने वाले हैं कि देश भर में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन कोई ये बताने तैयार नहीं है कि ये ऑक्सीजन की किल्लत होगी कैसे खत्म। जहां पर एक तरफ लोगों में पैनिक फैला है और लोग अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी कर रहे हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन ये ऑक्सीजन की जो कमी है ये दूर कैसे होगी, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हम दूर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन लाएंगे कहां से और ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी कब होगी। इन पूरी बातों पर आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। सांसें की कतार। और अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके से कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हिंदुस्तान में बनती है, लेकिन इस ऑक्सीजन जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर एक देखने में आ रही है कि जिस तरीके से देश भर में पैनिक फैला है और इस पैनिक के चलते जो लोग हैं वो अब ऑक्सीजन सिलेंडर अपना ले लेके जहां पर जहां पर फिलिंग हो रही है वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखा यह जा रहा है कि अब इन ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होने लगी है। देखते ही देखते अगर कहा जाए कि देश भर से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं, मरघट में कतारें लगी हैं और इस तरीके की जो कहना चाहिए कि चारों तरफ पैनिक फैल चुका है। और एक हिसाब से देखा जाए मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस तरीके की जब अफवाहें उड़ती हैं तो कई तरह की जो बातें हैं, कई तरह की जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं वो आती हैं और कई लोगों को देखा देखी सांस लेने में मनोवैज्ञानिक कारणों के चलते सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो भाग लेते हैं अस्पतालों की तरफ, जिसकी वजह से हो सकता है देश में ये स्थिति बन रही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आज हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि देश भर में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो क्यों हो रही है, उनके कारणों पर हम जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात मैं बता देना सही समझूंगा कि देश भर से स्वदेश न्यूज फिर से अपील करता है, पूरे देश से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने से स्थितियां और बिगड़ेगी, संभलेंगे नहीं। आज इस पूरी बातचीत जो हमारा जो प्रोग्राम है इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश के हमारे स्टेट एडिटर अकील सिद्दीकी। अकील जी, बहुत स्वागत है आपका। अकील जी, हम जैसे बात कर रहे हैं लगातार कि देश भर में जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हालांकि वहां पे जो मुख्यमंत्री योगी हैं उन्होंने कह दिया है कि ऑक्सीजन की हम कमी नहीं होने देंगे। अकील जी, अगर ऑक्सीजन के पूरे मामले को लेकर यूपी की बात की जाए तो क्या स्थितियां बनी हुई हैं वहां पे अभी तक? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के हालात सबसे ज्यादा अकील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजधानी लखनऊ का ही बुरा हाल है नरेंद्र जी, बनारस का बुरा हाल है, कानपुर का बुरा हाल है, प्रयागराज का बुरा हाल है। निश्चित तौर पे 5 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोग बाहर से आ रहे हैं डेली, पहले 100, 200, 500, 1000, 1500, 2-2000 केसेस केवल जिलों में मिल रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 5000 से ज्यादा, 5200, 5300 आज मिले। तो कहीं ना कहीं जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर स्थिति काफी भयावह है, डर सबके अंदर है। लॉकडाउन सरकार ने नहीं लगाया है, लेकिन सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। उन्हें पता है बाहर जाएंगे तो कहीं न कोरोना के चपेट में आएंगे। ऑक्सीजन की कमियां हैं, शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक लाइन लगे हैं। लोगों को चिताओं में आग लगाए जा रहे हैं तो कहीं कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि ऑक्सीजन के लेकर मारामारी है। सरकार बाहर से ऑक्सीजन मंगाने पे मजबूर है। देखा जाए तो नरेंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ही, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है तो आप घर पर रह कर ही इलाज कर सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर इतना दहशत भरा हुआ है कि लोग जुगाड़ लगाकर कहीं ना कहीं एडमिट होना जरूर चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन को लेकर कहीं ना कहीं कई तरीके से खबरें आई, कहीं ब्लैक में ऑक्सीजन मिल रही है, कहीं लाइन लग रही है। हम कह सकते हैं कि जब लोगों को सामान्य सर्दी खांसी भी हो रही है तो वो लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। कहीं ये बड़ा कारण तो नहीं है कि अस्पतालों की तरफ भागने वाले जो लोग हैं वो इस कारण अस्पतालों में भाग रहे हों क्योंकि पैनिक, जो लोग निगेटिविटी वाली खबरें, जो चारों तरफ निगेटिविटी फैली हो, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोग अब पैनिक हो गए हैं, लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है कि महामारी ने बहुत तेजी से सबको चपेट में ले लिया है। कहीं ये कारण तो नहीं है जिसके कारण ये जो स्थिति बन रही है अभी? बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी बात यही, लोग जो पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, दहशत में हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं संख्या ज्यादा हो रही है।
देखा जाए तो अस्पतालों में भी संख्या इसी वजह से बढ़ रही है, लोग मौत के मुंह में भी इसी संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि इलाज के अभाव देखा जाए तो इलाज के अभाव में मौतें हो रही है। कोरोना के अभाव में मौत नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि जब बेड ही नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, एम्बुलेंस समय पे आ नहीं रहा है, इलाज हो ही नहीं पा रहा है, तो लोगों की मौत होनी वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया था, स्वास्थ्य महकमे को भी अवगत कराया था, डीएम को बदलना पड़ा, सीएमओ को बदलना पड़ा। यहाँ पर पार्टी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत जी, हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, अखिल जी भी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है। हम चारों तरफ, जैसे मान लीजिए कि सोशल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, चारों तरफ ये बात तो हो रही है कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ? बेड नहीं है, लेकिन बेड कहीं तो खाली होंगे, और अगर बेड कहीं खाली है तो उनकी जानकारी भी हमें देना चाहिए कि भाई इस फला अस्पताल में बेड खाली है। कोविड सेंटर बनाए गए हैं बहुत सारे, तो वहां पर ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही? कहीं मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके की अवेयरनेस अगर सरकार इस पे पहल करे, समाज सेवी संस्थान इस पर पहल करें, मीडिया इस पर पहल करे कि भाई फला अस्पताल में बेड खाली है, फला जगह पे ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या ये जो पैनिक फैला है, जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं, जिस तरीके से भ्रम फैला है, कहीं ना कहीं इसमें गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? शौकत अली जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अकील जी, मची हुई है, लोग को है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग को नॉर्मल सर्दी खांसी भी लोगों को हो रही है, तो वहां पर हॉस्पिटल में टूट पड़ रहे हैं। अब तो कहना चाहिए कि नेतागिरी भी वहां पे होने लगी है, सिफारिशें भी लगाई जाती हैं, बेड के लिए फोन भी वीआईपी नंबरों से अलग अलग तरीके से, हमारे पास भी कई फोन आते हैं, भाई बेड दिला दीजिए। इस तरीके की क्यों ये पैनिक? अखिल जी, एक कहा जाए आप एक पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के नाते आप क्या बता पाएंगे कि ये जो पूरी स्थितियां बनी हैं, इन स्थितियों के प्रमुख कारण हैं क्या? देखिए, अगर कारण की बात की जाए तो कारण सबसे ज्यादा साफ नजर आ रहा है कि व्यवस्था नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने पत्र लिखकर अभी कल ही बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने जो शौकत अली जी लगातार जुड़े हुए हैं। शौकत जी, जो पैनिक की बात कर रहे हैं कि हम ये तो बात करते हैं कि फला जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, इस जगह पे बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड सेंटर बन रहे हैं, कई जगह वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, तो वो क्यों प्रचारित नहीं हो पा रहा है? ये तो प्रचारित हो रहा है कि भाई वहां पे बेड की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन कई अस्पतालों में बेड खाली भी हैं, तो ये खबर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या ये समाज सेवी संस्थाओं का, नेताओं का, पार्टियों का फर्ज नहीं बनता कि इस तरीके की पहल की जाए? नरेंद्र जी, बिल्कुल पहल होनी चाहिए और बिल्कुल ये मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आज जरूरत है और जरूरत है। लगातार लोग भटक रहे हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न हो जाती है नरेंद्र जी, जानकारी सरकार का देना काम। सरकार बतावेगी कि कहाँ हमने नए उपकरण तैयार किए हैं, कहाँ नए हॉस्पिटल तैयार किए, कहाँ नए कोविड हॉस्पिटल बनाए। अब सरकार ने अगर मान लीजिए बना भी दिए हैं, तो सरकार ये मैसेज देने में मुझे लगता है अक्षम है। अगर मैसेज दे देती सरकार तो जनता तक पहुंचता। रही बात विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आप नए उपकरण तैयार करने का काम करिए। सरकार के पास आज गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तमाम उपकरण ऐसे कि जो विफल साबित हुए। देखिए, सरकार चाहती तो सारे लोगों का इलाज हो सकता था। ऐसा नहीं कि सरकार इलाज नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी सरकार में रहा हूं। सरकार के पास वो सारे संसाधन होते हैं जिसके तहत इलाज हो सकता है। आज बड़ी विडंबना नरेंद्र जी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है और उससे कहा जाता है कि आप जाइए कोविड की जांच करा लाइए। कोविड की जांच 48 घंटे से लेकर 2 हफ्ते तक उपलब्ध नहीं होती। उतने बीच में, उतने लंबे समय अंतरकाल में वो नरेंद्र जी कहाँ उपचार कराएगा, कहाँ इलाज कराएगा? भाई, आज के दौर में तो छोटा मोटा डॉक्टर भी उसे छूने को तैयार नहीं, कहता है कि पहले कोविड की रिपोर्ट ले आइए। इन केस अगर वो निगेटिव है तो अच्छी बात है, इस पर उसका इलाज होता रहेगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसे कोई छूने को तैयार नहीं होगा। महाराज, इलाज कब होगा उसका? तो बड़ी विडंबना ये है कि आधा कोविड, मतलब बहुत सारे तमाम ऐसे नरेंद्र जी हॉस्पिटल हैं जो पूरे कोविड में तब्दील कर दिए गए। अब पूरे हॉस्पिटल यदि
कोविड में तब्दील रहेंगे तो जो छोटी मोटी बीमारियां, जो छोटी मोटी बीमारियों से लोग ग्रसित थे, टाइफाइड था, डेंगू था, अन्य और जो बीमारियों से ग्रसित थे, वो इलाज कहाँ कराएंगे? इलाज न मिलने के कारण नरेंद्र जी तमाम लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। बड़ी चीज, हमारे घर से नरेंद्र जी थोड़ी दूर पे लोग बंधु हॉस्पिटल है और वो पूरी तरह कोविड में तब्दील है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से और स्वास्थ्य के लोगों से, ये बताइए जब पूरा अब मान लीजिए कि अगर आपको ये पूरी जिम्मेदारी दी जाए तो आप किस प्रकार से सिस्टम चाहते हैं? आप कोई सलाह सरकार को दे सकते हैं? आप सरकार को कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? सरकार को कोई सलाह दे सकते हैं कि इस तरीके से भाई काम करें? मैं चाहता हूं कि आप स्वदेश न्यूज के माध्यम से कोई सलाह सरकार को दें, हो सकता है उनके कानों तक बात पहुंचे। आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी सलाह आप दे सकते हैं, तो क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से इलाज हो, किस तरीके से कोविड के जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें तेजी लाई जाए या फिर वैक्सीनेशन बढ़ा जाए? क्या सलाह है आपकी सरकार को? देखिए नरेंद्र जी, मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार काम कर सकती है क्योंकि हम लोग भी सरकार में रहे हैं और हम जानते हैं कि गैस की वो सारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो हो सकती है। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का जो बयान था वो बड़ा अजीबोगरीब बयान आ गया था। बयान आ गया कि जो लोग अति गंभीर होंगे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी, अन्यथा सारी ऑक्सीजन हॉस्पिटल को। मुझे बताइए नरेंद्र जी कि ये अति आवश्यक कैसे वो आदमी अपने आप को साबित करेगा कि मुझे अति जरूरी है? ये जो लाइन में लगे हुए हैं, जो लोग ऑक्सीजन लेने का काम कर रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन सबको चाहिए। अब एक आरोप लगा बड़ा, सरकार ने कहा कि कुछ लोग ऑक्सीजन जो है अपने घरों में इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अरे महाराज, कितना ले लेगा आदमी? डरा तो हुआ, ये 1 सिलेंडर ले लेगा, 2 सिलेंडर रख लेगा, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की सच में जरूरत है। सरकार से बहुत सारे लोगों ने, सरकार के सांसदों ने, सरकार के विधायकों ने और तमाम लोगों ने, समाज सेवियों ने, विपक्ष ने भी मांग की कि आप ऑक्सीजन सबको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन न जाने सरकार क्यों मदमस्त है, सुनना नहीं चाहती है। सरकार अजीबोगरीब फरमान जारी कर देती है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। नरेंद्र जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले हमारे एक परिचित थे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत आ पड़ी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मत जाइएगा क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मैं आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता हूँ। नरेंद्र जी, मैं 2 दिन लाइन में खड़ा रहा और वहां तमाम दिग्गज लोग, कोई अपने आप को विधायक का प्रतिनिधि बता रहा था, कोई सांसद का प्रतिनिधि बता रहा था, वो तमाम लोग, कोई नोडल अधिकारी का रिश्तेदार बता रहा था, जो इस समय नोडल अधिकारी हैं लखनऊ के गुप्ता जी, उनका कोई रिश्तेदार अपने आप को बता रहा था, कोई सगा संबंधी बता रहा था, वो तमाम लोग लाइन में लगे थे, लेकिन किसी को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और जवाब दिया जाता था कि आप जाइए मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी लिखवा लाइए और ये बता कर लाइए कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। वो दिखा दिया जाता था, वो बयान जो ट्वीट हुआ था वो बयान दिखा दिया जा रहा था, चाहे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो अति आवश्यक हो उनको उपलब्ध कराई जाए। तो महाराज, कौन से पर्चे पे अति आवश्यक लिखवा के लावें? कौन से पर्चे पे ये लिखा होगा कि ये अति आवश्यक है, इनको दे दिया जाए? अब कोविड का मरीज तो घर में है ना, क्वारंटाइन है, वो आएगा, उसका कोई रिश्तेदार आएगा, कोई मित्र यार आएगा, वही तो लेकर जाएगा। और वो कौन से पर्चे पे लिखवाएगा इनको ज्यादा जरूरत है और इनको कम जरूरत है? तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि रोकना चाहूंगा, अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनीता वर्मा जी भाजपा से जुड़ी हैं हमारे साथ। अनीता जी, जैसे कि अनीता जी, ये ऑक्सीजन की कमी हो कैसे गई? इतना बड़ा प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश, और योगी जी ने अभी कुछ प्लांटों की भी बात की, बहुत जल्दी वहां पे उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। और अगर पहले बात करें अनीता जी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहना चाहिए कि पंजाब का नाम आ रहा था सभी प्रदेशों में। अचानक से ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कि इतने मरीज बढ़ गए? अचानक से क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी हो गई? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऐसी स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस समय इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं है कि स्थिति बहुत भयानक है और चारों तरफ अगर कहूँ तो वाकई में त्राही मची है। जैसा कि अभी आपके कहा कि लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं लोग। हाँ, ये भी बात सही है कि जब कोई चीज की मार्केट में चीज नहीं है तो वो जा कहाँ रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। लोग 1 या 2 सिलेंडर रख लेंगे, पूरा जखीरा नहीं रख लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं काला बाजारी आ गई है और बहुत तगड़े पैमाने पे आई है। जैसे कि आज भी मैं एक न्यूज पढ़ रही थी और मैंने न्यूज में देखा भी कि आज डॉक्टर पकड़े गए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। वैसे ही ऑक्सीजन का भी यही हाल है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कोई सब्जी की आपके यहाँ तो पुलिस पकड़ी जा रही है, पुलिस पकड़ी जा रही है ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाके। हेलो,
तो उसी तरह से एक ये चीज जो सबसे बड़ी रोक लगा अनीता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ तो पुलिस ऑक्सीजन के सिलेंडर कर रही है। हेलो जी, हेलो, हाँ जी। लेकिन अनीता जी, इसके लिए कोई सरकार ने रूपरेखा तो बनाई होगी। अनीता जी, इसके लिए सरकार ने कोई रूपरेखा तो बनाई होगी। इसलिए मैं खुद कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले इस पे सरकार को रूपरेखा तुरंत बनानी चाहिए, क्योंकि इस समय, हाँ, मैं आपसे अगर कहूँ कि मैं एक नेता होने के नाते या किसी की प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे इस समय आपके चैनल पे नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं एक इंसान होने के नाते, एक सामाजिकता होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते जुड़ी हूँ, जो मैं आसपास लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेरे पास भी कॉल्स आते हैं और सही मानिए असमर्थता इतनी ज्यादा बड़ी बात है, और इस तरीके की जीवटता कम ही नेता दिखा पाते हैं। बहुत बड़ी बात है अनीता जी, तो मैं ये खुद कह रही हूँ आपसे कि आपके चैनल के तो बहुत बड़ी बात है अनीता जी। इसके लिए मैं कहूंगा कि आपके अंदर वो जीवटता है, आपके अंदर वो बात करने की ताकत है जो आपने की है। जी बिल्कुल, मैं कहूंगी अनीता जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी अहम बात है अनीता जी। अनीता जी, अगर एक हिसाब से कहा जाता है कि भारत में एशिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रधानमंत्री को आना पड़ा, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा अनीता जी, और सबसे आखिरकार ये ऑक्सीजन जा कहाँ रही थी। हम सबसे बड़े निर्माता हैं इसके ऑक्सीजन के, जो प्रोड्यूस हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम अन्य देशों में ऑक्सीजन भेज रहे थे। अभी कुछ दिनों तक हमने कई देशों को ऑक्सीजन सप्लाई की है, लेकिन अब ऐसी क्या स्थिति बन गई कि सेना के जहाजों में हम सिलेंडर, जो ट्रकों को सिलेंडर डाल के हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, हमारे लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं अनीता जी। इसमें कहीं ना कहीं तो चूक रह गई है, क्या मानती हैं आप? एक मनुष्य होने के नाते मैं इस समय देख रही हूँ तो एक मन रोता है लोगों की असहायता को देखते हुए, और आप ये सही कह रहे हैं, हम सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता है और आज हम इस विकट समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज ये समय है हमारे पास सोचने का कि ये जमाखोरी होती कहाँ है, ये जमाखोरी हो कहाँ रही है। और सबसे बड़ी चीज कि पिछले 1 साल में कि जो मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मनुष्य होने के नाते जुड़ी हुई हूँ, मैं किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत से हमारे जो प्रशासन है, उन्होंने शासन के सामने कागजी रूप से तो सारी चीजें रख दी थी, लेकिन धरातल पे वो चीजें नहीं थी। वो चीजें जब नहीं थी और जब ये होली के बाद से स्प्रेडिंग स्टार्ट हुई है कोरोना की, तो ये जो बम फूटा है, अनीता जी, बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे स्टेट एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़े हैं। अकील जी, आज कहा जाए कि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अखबारों ने भारत के बारे में लिखा है, और कई अखबारों ने तो ये तक लिख दिया है, न्यूयॉर्क टाइम की बात करें, उन्होंने तो ये तक लिख दिया है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन्होंने नेताओं के पोषण के लिए, नेताओं के स्वाभिमान के पोषण के लिए, अपने स्वाभिमान के पोषण के लिए भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अब भारत, कहना चाहिए, बहुत भयावह स्थिति में। कई देशों ने हमारे नागरिकों को आने से रोक दिया है, हमारे देश के लोगों के लिए वहां पर, कहना चाहिए, प्रतिबंध लगा दिया है। छोटे छोटे देशों ने हमें वहां पर प्रतिबंधित कर दिया है अपने देशों में। अकील जी, ये जो पूरी स्थिति बनी है, हमारे साथ 2 राजनेता जुड़े हुए हैं, दोनों, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की। आज वो भी जो बात कर रहे हैं, एक मनुष्य होने के नाते बात कर रहे हैं। लेकिन अकील जी, कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए, आपको नहीं लगता कि ये जो देश में चल रहा है, इसमें एक कोई सत्ताधारी पार्टी अकेली इसमें दोषी नहीं है, ये पूरा सिस्टम दोषी है? क्या लगता है आपको? क्या ये नहीं बताया जा सकता कि इन अस्पतालों में बेड खाली है, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन मिल रही है, इस जगह पे ये चीज उपलब्ध है? क्या ये बता नहीं सकते हम पक्ष विपक्ष छोड़ के, सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी छोड़ के, हम एक मानव होने के नाते आज इस महामारी से लड़ने के लिए क्या एकजुट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते नरेंद्र जी। अकील जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? इस संकट के दौर में हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, विपक्ष के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। देखिए, जिंदगी अगर जब जान है तभी तो जहान है। विपक्ष और सत्ता पक्ष बाद में भी लड़ते रहेंगे, मुद्दे बहुत मिलेंगे, लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेंगे, राजनेता ही नहीं रहेंगे, तो पत्रकार ही नहीं रहेंगे, तो काहे का मुद्दा बनेगा? किससे लड़ेंगे फिर? ये बात टीवी में बैठे बड़े डिबेट के लोगों ने ही भी कह चुके हैं कई बार
लोग साफ कह रहे हैं अभी इंसान मर रहे हैं। आप जो है अनीता जी बीजेपी से है, इनसे पूछिए रुमाना सिद्दीकी की बहन सगी जो है वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मर गए, एम्बुलेंस बुलाते रहे, डॉक्टर एडमिट नहीं किए, मर गए। ब्रजेश पाठक ने पत्र लिखकर सच्चाई खोल दी। सरकार परेशान है, मुख्यमंत्री खुद कोविड होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी है, जो डीएम है, एसपी हैं, जो सीएमओ है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, वो काम नहीं करना चाहते हैं। यदि देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह प्रेस रिलीज सामने आ रही है कि 96 हॉस्पिटल को गैर किया गया है, वहां पर एडमिट हो सकते हैं, अब सीएमओ की पत्र लिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जितने नंबर दिए हैं उसको उठा के देखिए, मिलाइए, एक फोन नहीं मिलेगा, स्विच ऑफ बताएगा। एम्बुलेंस समय से पहुंच ही नहीं रही है। सारे एम्बुलेंस तो मुर्दा घाटों पे लगे हुई हैं, जो लाश लेके जा रही है, जहां पर वहां अंतिम संस्कार होना, वहां घंटों घंटों लोग खड़े रह रहे हैं, कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे लोग देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। किसकी कुवत? न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई बड़ा नेता न कोई छोटा नेता, मरना सबको है। उसके बावजूद लोग एक होकर काम नहीं कर रहे हैं। जब तक जो है वो समाज सेवी संगठन हो, अखिल जी, सरकार हो, अखिल जी, विपक्ष हो। 10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। अखिल जी, मैं चाहूंगा कि इस पूरी डिबेट को आप चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर हैं, आप इस पूरी डिबेट को उत्तर प्रदेश के पूरे हालातों पे आप हमारे दोनों मेहमानों से सीधे सवाल करिए। बिल्कुल, मेरा सवाल अनीता जी से है। अनीता जी सत्ता पक्ष में हैं, खुद जानती हैं, एक बार सच्चे दिल से बोलिए अनीता जी, क्या वाकई लोग नहीं मर रहे हैं? ऑक्सीजन क्या मिल रहा है? यहाँ पर बेड मिल रहे हैं? जो स्थिति है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि लोग लाश की गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। जो 2500 रुपए में 5000 रुपए में आती थी, वो 15000 रुपए मांग रहे हैं। मैंने ये स्थिति देखा है। आपकी मैं बात से सहमत हूँ कि एक भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है। ये मैंने खुद स्वयं में मैंने ये करके देखा है कि एक नंबर नहीं मिलता है। आपने सही कहा कि नीचे स्तर के लोग काम नहीं करना चाहते। आपके इंटरव्यू से ये पहले से मैं एक मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो आया था जो अभी वायरल हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद अंदर से जैसे एक आग लगी कि सारे त्राही मची है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे नर्सेज नहीं है, वहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं है। और जो रिपोर्टर वीडियो बना रहा है वो खुद कह रहा है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है कि मैं इनका यहाँ वायरल करने आया। तो ये इस समय अनीता जी, इसकी जिम्मेवारी तय कौन करेगा कि भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं? ये जिम्मेवारी तय कौन करेगा? आप सत्ता में हैं, लोग आपसे सवाल पूछेंगे अनीता जी, और जवाब भी आपको देना होगा। मैंने आपसे एक बात आज मैंने बैठते ही कहा कि मैं एक मनुष्यता के होने के नाते मैं बात कर रही हूँ, मैं कोई सत्ताधारी होने के बात नहीं कर रही हूँ। आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि ऊपर से आदेश आ रहे हैं, काम जिनको करना है वो नहीं कर रहे हैं, और वो वाकई में काम नहीं कर रहे हैं। और तो उनके खिलाफ अनीता जी कार्रवाई क्यों नहीं सरकार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अनीता जी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनपे मैं कह रही हूँ कि कार्रवाई की जाए। मैं भी ये सवाल आपके साथ कर रही हूँ। अरे तो कहाँ हो रही है? आप बताइए। जिन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी है वो क्वारंटीन हो जा रहे हैं, वो अपना बहाना बना ले रहे हैं कि हमें कोविड हो गया है। वहाँ पर डीएम दूसरे लखनऊ में आ जाते हैं। जांच बैठा दे उनके ऊपर जांच बैठा दे, देखें कि वो कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इस समय मनुष्यता प्रमुख है। इस समय जो इंसान मनुष्यता का प्रमाण नहीं दे सकता, तो मैं मान सकती हूँ कि वो किसी भी तरह का क्या नाम है। अनीता जी, आपको पता है कि कई कैबिनेट मंत्री की मौत हुई, विधायक की मौत हुई, सांसद की मौत हुई, पत्रकारों की मौत हुई। हम लोग हमारे स्वदेश के सीतापुर रिपोर्टर को जो है वो अभी संक्रमित हुआ 2 दिन पहले, कल उसकी मौत हो गई। एक बेड नहीं मिल रहा था, लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति लखनऊ की है। आप प्रदेश का अंदाजा लगाइए, 1500 केसेस केवल हर जिलों में निकल रहे हैं। लखनऊ में तो 6000 से ज्यादा है। विपक्ष आपको न घेरे तो किसको घेरे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो प्रेस रिलीज आ रही है उसकी कितनी सच्चाई है जब हॉस्पिटल में लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं? जी, वही मैं आपको कह रही हूँ कि वहाँ से आदेश आ रहा है, लेकिन जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करी जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि एक सेल बना दिया जाए, ये कालाबाजारी को रोका जाए। इस चीज को मैं आपके माध्यम से कालाबाजारी कौन कर रहा है? आप किसको कहना चाह रही? कालाबाजारी तो सत्ता पक्ष के लोग ही कर रहे हैं।
कोई विपक्ष का थोड़ी कर रहे हैं। में कॉल पे जा रही है सत्ता पक्ष का। देखिए मैं अभी नहीं तो कह रही डॉक्टर को डर होना चाहिए ना। सरकार किस तरह काम कर रही है, प्रशासन किस तरह काम कर रही है। सीएमओ खुद ही नहीं फोन उठाते हैं, डॉक्टर की सुनी नहीं रहे हैं। डॉक्टर भी नहीं उठा रहे हैं फोन। डॉक्टर मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आज मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं फोन करूंगी तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। मैं खुद इस चीज को मानती हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है नीता जी? मैं खुद इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? मेरा एक सवाल है कि वो स्वयं अगर यदि ग्रसित हो जाते हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं, तो आप मान सकते हैं सरकार का क्या आलम होगा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब जिम्मेदारी उनकी है, अब वो क्या बयान देते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं। बट इसमें एक बात मैं बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के हालात इतने बुरे हैं कि स्वयं अगर मुख्यमंत्री के रोड पर उतर आए और कहें कि एक पेशेंट को एडमिट कर दीजिए, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक भी नरेंद्र भाई राजधानी में एक पेशेंट नहीं एडमिट करा पाएंगे। ये हालात नरेंद्र भाई आप देखिए कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सामने चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोग मर रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं हाँ लापरवाही हो रही है। अरे लापरवाही हो रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिम्मेदार कौन है? लोग मरते रहे ऐसे, बताइए नरेंद्र बिल्कुल। भाई। और पूरी बात का अकीद जी अगर लब्बो लुआब देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई किसी तरीके की लगाम बची है। अब देश की अगर बात की जाए तो देश किस तरफ जा रहा है हमें भी नहीं पता, सत्ताधारी पार्टी को भी नहीं पता और कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रहा, प्रशासन का कहना है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। आखिरकार मचा क्या है देश में? और अकील जी एक और यहाँ पे बात कह देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब स्थितियां हो गई हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने छोड़ दिया है लोगों को कि भाई अपनी अपनी देखो, अब बच जाओगे तो अच्छा है और मर जाओगे तो कोई हाथ देने के लिए नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये बात है, समाजवादी पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब सरकारें इतनी असहाय हो गई हैं तो हालांकि विपक्ष का तो कहना ही क्या, लेकिन एक बात आपसे और सवाल करना चाहूंगा, क्या ये वो समय नहीं है कि सभी पार्टियां एक हो जाएं? कांग्रेस एक हो जाए, समाजवादी पार्टी एक हो जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी एक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, क्या ये मिलकर लड़ने की बात नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हैं बीजेपी के हमारी साथी जो अनीता वर्मा हैं वो खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। तो ऐसे समय में हम अपने तीनों जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी डिबेट का हिस्सा हैं, हम अपने देश को आखिरकार संदेश क्या देंगे? हम तीनों से एक एक करके ये पूछना चाहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अनीता जी, आप अपने विचार रखें कि अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए इस समय मेरा विचार और मेरा मन मस्तिष्क सिर्फ एक ये कहता है कि मुझे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता को बचाना है। एक जीवन भी बचा सकूं मैं तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी। मैं ये मानती हूँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए और उस जिम्मेदारी लेने से अगर 4 लोगों का भला होता है तो मैं वो जिम्मेदारी भी ले लूंगी कि भाई चलिए मैं फेलियर हूँ लेकिन वो 4 लोग अच्छे हो जाए। आइए हमारा 2 हाथ है, आपसे मिलके हम 4 हाथों से उनकी मदद करें। तो आइए सब मिलके हम मदद करते हैं। हम बाद में लड़ लेंगे जब इस स्थितियों से बाहर निकल आएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक काम करते हैं कि लोगों को बचाते हैं। बिल्कुल शौकत जी, आपके शौकत जी आखिरी सवाल आपसे कि शौकत जी ऐसे समय में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को, और क्या आप एक आम व्यक्ति होने के नाते जो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कहूंगा ये गैर जिम्मेदाराना बयान होगा कि अगर कोई कहे कि नहीं हम इस जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो वासी हैं, वो टैक्स देते हैं सरकार को और सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी कि हम आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था को सही करेंगे, हम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अब जिम्मेदारी विपक्ष नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा देखिए विपक्ष अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि एक कैंसर। शौकत जी आपसे मैंने सरकार के लिए सजेशन पूछा है, क्या सरकार को क्या सलाह देंगे, कैसे काम करेंगे? जवाब दे रहा हूँ आप नरेंद्र जी। देखिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि लखनऊ में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, तकरीबन वो 400 बेड का है, आप उसको कोविड में तब्दील कर दीजिए। ऐसे तमाम हॉस्पिटल
समाजवादी सरकार के द्वारा बनाए गए थे, आप उनको कोविड में तब्दील कर लिए, उपचार करने का काम करिए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो करोड़ों उत्तर प्रदेश के लोग टैक्स देते हैं, वो क्या ये सवाल सुनने के लिए बैठे थे कि जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सुनने के लिए आज बैठे थे क्या ये उनको ये बातें अच्छी लग रही होंगी कि आज जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। मतलब जो टैक्स दिया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनकर कुर्सी आश्रित कराया, शौकत जी समय का बहुत अभाव है। शौकत जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए, समय का अभाव है। जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब अब इसका जिम्मेदार कौन? इस देश में जो भी हालात है, उत्तर प्रदेश में जो भी हालात है, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, ना कि विपक्ष होगा। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि उनको स्वास्थ्य मुहैया कराइए, उनको ऑक्सीजन मुहैया कराइए, वैक्सीन मुहैया कराइए, हॉस्पिटल मुहैया कराइए। जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने बयान इस तरह के उलूल जुल बयान देके भाग नहीं सकते। देखिए, जिम्मेदारी आपकी है। जल्दी से आखिरी सवाल आपसे अखिल जी, पूरी व्यवस्था को देखते हुए पूरे जो कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश के हालात हैं, मध्य प्रदेश के हालात हैं, महाराष्ट्र के हालात हैं, अखिल जी इसके लिए क्या करना चाहिए? एक पत्रकार होने के नाते आप कोई सलाह देना चाहेंगे? इन दोनों नेताओं ने तो कहना चाहिए कि अपने हाथ खड़े कर दिए, हमें क्या करना चाहिए और सरकारों को क्या करना चाहिए? ये तो अनीता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे में मिलकर हम मनुष्यता को बचाएं। उन्होंने भी अपनी लाचारी जो है वो दिखा दी कि जिस तरीके से पूरा सिस्टम अब ध्वस्त हो चुका है, और यही कहा जाए कि पूरा सिस्टम अब ध्वस्त हो गया। अखिल जी बहुत शॉर्ट में जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए, सभी समाज सेवी संगठनों को सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर एक एक नेता एक एक इलाके को अपनी जिम्मेदारी ले ले, लोगों को जागरूक करे, घर में रहने की सलाह दे, अच्छे डॉक्टरों को नंबर संपर्क करे, उनको जानकारी देते रहे, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके घर में पहुंचाई जाए, हॉस्पिटल में पहुंचाई जाए। और जो ऑक्सीजन की कमी हो, सरकार इस बात को गंभीरता से ले, लायक ना हो और लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं। जिस तरह कौशल किशोर सांसद ने कहा कि केवल सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जा रही है, ये ना होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन जाना चाहिए। और मिलकर सबको काम करना चाहिए। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, घरों में नहीं रुकेंगे, बिला वजह जो बाहर घूमेंगे, इससे कोविड कहीं ना कहीं फैलेगा और लोग एक दूसरे पे दोष देते रहेंगे, लेकिन लोग मरते रहेंगे। तो मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए नरेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि सभी को अपने अपने इलाके की अगर बिल्कुल जिम्मेवारी सबकी है, और ऐसे समय में कहना चाहिए आपातकाल है, युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब तक जन चेतना नहीं होगी, जब तक वो जननायक जो वोट लेने के लिए तो घरों पे पहुंच जाते हैं, अब वो इस महामारी को रोकने के लिए लोगों के घरों तक पहुंचे, लोगों को समझाएं, लोगों तक उनकी पहुंचना बहुत जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और एक और बात बहुत जरूरी है, वो है जन चेतना की। जब जन चेतना आएगी, और लॉकडाउन हमें उसी तरीके से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर होता है, कहना चाहिए कि जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, अगर इसको जल्द नहीं रोका जाए तो परिणाम भयावह होंगे। इस पूरी चर्चा में अभी तक इतना ही। और एक और बात, स्वदेश न्यूज आपसे फिर अपील करता है कि अपने घरों में रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और आप अपने परिवार के लिए बहुत अमूल्य हैं। तो आपसे फिर से हाथ जोड़ के स्वदेश न्यूज आपसे अपील करता है कि अपने घरों में रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि सरकार और सरकार के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगी, और आप खुद अपनी मदद करेंगे जब आप घर में रहेंगे। इस पूरी खबर पे फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।